हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेएच एग्जाम्पलेक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि हमारा एमडीसी पेपर है और ये हमारा लेक्चर होगा 12। इससे पहले हम लोगों ने 11 लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है एमडीसी के लिए। अगर आपने एक भी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिए। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही चैनल पर जो प्लेलिस्ट तैयार हुए हैं वहां पर भी सारी वीडियो एक साथ में मिल जाता है, तो वहां से भी आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। क्लास में जो भी चीज़ें आपको बताया जाता है इसका पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल कह लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाता है, तो जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग डिस्कस चूंकि करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये सेमेस्टर 1, 2 और 3 सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। एमडीसी की हम बात कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर 12 है। और हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कौन सा, मॉड्यूल 2। चूंकि फर्स्ट मॉड्यूल हम लोगों ने कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। अब सेकेंड मॉड्यूल पर जाते हैं, तो सेकेंड मॉड्यूल में सबसे पहला चीज आता है कि आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन रहा है 2.2 के अंदर, वो हमारा क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब कहेंगे क्या सर आप 2.1 पर डिस्कस नहीं किया क्या आपने? तो बिल्कुल हमने किया हुआ है। आप लेक्चर 11 देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पुरानी जितनी भी वीडियो है उसको जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि आपको हम 1 बाय 1 करके सारी चीजें कवर करके देते जा रहे हैं। और जितना हो सके वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से जरूर साझा करिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो और भी लेकर के आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज और है कि रिटर्न्स टू स्केल पर जो है ना, हम लोग आगे वाले क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं। आगे जैसा भी होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट में तो बता ही देंगे। तो लेक्चर 12 यहाँ पर हम लोग जो करने जा रहे हैं, इसमें केवल हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो वेरिएबल प्रोपोर्शंस का जो लॉ बन रहा है ना, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या फिर उत्पादन के जो साधन होते हैं, वो जनरली हम लोग दो कैटेगरी में समझेंगे। पहला हमारा होगा फिक्स्ड फैक्टर यानी कि स्थिर साधन, दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर यानी कि परिवर्तनशील साधन। तो ये दो तरह के साधन होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात ध्यान रखना होगा कि उत्पादन के कुछ साधन, कुछ, सभी नहीं, उत्पादन के केवल कुछ साधन को हम अल्पकाल में बदल सकते हैं और दीर्घकाल में भी बदल सकते हैं। लेकिन अल्पकाल में ही कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो अल्पकाल में जिन साधनों को हम बदल नहीं सकते हैं उसको बोलेंगे स्थिर साधन। अल्पकाल में जिन साधनों को हम बदल सकते हैं उसको बोलेंगे परिवर्तनशील साधन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि परिवर्तनशील साधनों की मदद से जो हम यहाँ पर आउटपुट बढ़ाने की बात करेंगे, है ना, वो किस तरीके से इंक्रीज होगा, क्या वो तरीका हमेशा सेम टू सेम होगा, क्या उसकी प्रवृत्ति होगी, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले टॉपिक क्या लिखा है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए इस नियम के लिए, कह रहे हैं कि अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब होता है कि हमारे पास इतना कम समय है कि हम उत्पादन के सभी साधन को तो परिवर्तित नहीं कर सकते, सबको बदला नहीं जा सकता, कुछ साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो अल्पकाल में जब केवल एक साधन परिवर्तन किया जाता है और बाकी अन्य सभी साधन स्थिर रहते हैं, तो जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की अधिक से अधिक इकाइयों को काम पर लगाते हैं, वैसे वैसे स्थिर और परिवर्तनशील साधन की जो अनुपात है ना, वो बदलता है। और यहाँ पर आपने क्या देखा है कि हम स्थिर साधन को स्थिर ही रख रहे हैं और उसके साथ में वेरिएबल फैक्टर 1 बाय 1 हम इंक्रीज करते जाएंगे। अब देखेंगे कि हमारा आउटपुट पर इसका क्या असर पड़ेगा या फिर उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, तो वो भी स्वाभाविक है, बदलेगा ही। अब यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन के कारण, उत्पादन के जो साधन का अनुपात बदलेगा ना, स्थिर और परिवर्तनशील साधन का अनुपात चूंकि बदलेगा,
इस वजह से क्या होगा, उत्पादन में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसे ही क्या बोला गया है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बोला गया है। यहां पर देख लीजिए, अगर यह स्टेटमेंट आप एक बार गौर करें, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि अल्पकाल में जब केवल एक साधन परिवर्तन किया जाता है और बाकी अन्य सभी साधन स्थिर रहते हैं, तो जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन, कौन से साधन, परिवर्तनशील साधन को, है ना, जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, अधिक से अधिक काम पर लगाते जाते हैं, वैसे वैसे देख लीजिए यहां पर स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का अनुपात क्या होता है, बदलता है। उत्पादन के साधनों का अनुपात परिवर्तन के कारण, जो उत्पादन के साधन है ना, स्थिर और परिवर्तनशील साधन, इसका अनुपात चूंकि बदल रहा है, तो यहाँ पर उत्पादन ऐसे जो है वो हमारा परिवर्तन ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कि हमारा बिल्डिंग एक फिक्स फैक्टर है, अब हम क्या कर रहे हैं, लेबर को हम सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में बढ़ाते जा रहे हैं। लेबर को हम चूंकि वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, परिवर्तनशील साधन कहते हैं, तो उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो चूंकि भूमि तो हमारा उतना ही रहेगा, लेकिन हम उतना ही भूमि के साथ अगर लेबर को हम ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या लगता है आउटपुट हमेशा आपको एक जैसा प्राप्त होगा? बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग स्थितियां मिलेगी। आगे चर्चा करेंगे इस चीज पर हम। यहां पर देख लीजिए, आगे इस नियम के अनुसार एक जो है यहां पर स्टेटमेंट क्या बनता है, थोड़ा सा, चलिए अब ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, लिख रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन, साधन को कारक भी बोला जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम अल्पकाल में, कब की बात कर रहे हैं, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करते हैं, किसका मात्रा वृद्धि कर रहे हैं, परिवर्तनशील साधन की इकाई वृद्धि कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन सबसे पहले क्या होगा, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ती हुई रफ्तार से बढ़ेगा, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, बाद में और ज्यादा, बाद में और ज्यादा, तो यहाँ पर बढ़ती हुई दर से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। अंत में घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर बढ़ता जरूर है लेकिन घटती हुई दर से, शुरुआत में बढ़ता है बढ़ती हुई दर से, बाद में बढ़ता है घटती हुई दर से, मतलब अभी भी बढ़ रहा है लेकिन रेट कम हो गया, बढ़ने का स्पीड कम हो गया है। अर्थात पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है, फिर सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटता है, और अंत में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक भी हो जाता है, यानी कि आउटपुट आपका नेगेटिव भी चला जाता है। वजह क्या होता है, चर्चा करेंगे आगे हम लोग टेबल में इन चीजों पर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी मान्यताएं ली गई है, यानी कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है या फिर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, ये किन किन मान्यताओं पर आधारित है, किन किन एजम्पशंस पर बेस्ड है। आइए देखते हैं यहाँ पर वन बाय वन। तो सबसे पहली मान्यता क्या है कि यह नियम अल्पकाल पर आधारित है, और अल्पकाल का अर्थ हमने कई बार जिक्र किया है कि हमारे पास इतना कम समय अवधि है कि हम सभी साधन को तो परिवर्तित नहीं कर सकते। क्लियर बात है, तो इसी को हम लोग अल्पकाल कहेंगे। तो इसका मतलब सभी साधन परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ पर ये देख लीजिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि श्रम केवल, श्रम जो है, श्रम मतलब लेबर, तो श्रम केवल क्या है, परिवर्तनशील साधन है, और बाकी जितने भी सभी साधन हैं वो सब क्या है, स्थिर साधन है या फिर फिक्स्ड फैक्टर है। क्लियर हो गया, ये चीजें तो यहां से भी स्पष्ट हो जाता है ना, लेकिन फिर भी मैंने अलग से लिख दिया है कि श्रम केवल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, और अन्य जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे तो कैपिटल हो, लैंड हो, या फिर अन्य जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सबको यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है। तीसरी मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि श्रम की इकाइयां समरूप होती हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सभी जो लेबर है ना, सभी श्रम की क्या है, कार्य कुशलता या फिर वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, काम करने की दक्षता, जो भी आप कहें, वो क्या है, एक समान है। मतलब कि जितना इफिशिएंसी किसी एक लेबर का है उतना ही इफिशिएंसी दूसरी लेबर का भी है। ठीक है, कार्य क्षमता या फिर कार्य कुशलता सभी लेबर का क्या मान लिया गया है, समरूप या फिर एक समान। यहां पर अब देखिए हम क्या कह रहे हैं
यानी कि आप ये भी यहाँ पर बोल सकते हैं, समान कहने का मतलब है कि मान लो कि एक लेबर अगर काम कर रहा है 100 यूनिट, तो इसका मतलब दूसरा लेबर भी उतने के बराबर भी काम कर सकता है, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। यहां पर देखिए, यानी कि परिवर्तनशील, है ना, परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन से उत्पादन में हुए परिवर्तन को आसानी से मापा जा सकता है। तो सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर परिवर्तनशील साधन की वजह से जो उत्पादन बढ़ रहा है उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये जो हमने ये एजम्पशंस बताया कि सभी जो लेबर हैं उनकी कार्य कुशलता या फिर कार्य क्षमता एक जैसा है, ये तो होता ही नहीं है बिल्कुल लाइफ में, कह लीजिए। क्या ये जरूरी है कि एक लेबर ने अगर 100 इकाई उत्पादन किया है तो अगला लेबर भी हमारा जो है वो 100 इकाई उत्पादन करेगा? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सबकी कार्य कुशलता अलग अलग होती है। लेकिन यहां मान लिया गया है कि सबकी जो कार्य कुशलता है वो क्या है, एक जैसा है, एक समान है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, मान लिया गया है। यहां पर फिर मैंने जो अभी रीड किया था चौथा पॉइंट, वो क्या था कि परिवर्तनशील साधन की इकाई में अगर परिवर्तन हम करते हैं तो उत्पादन में कितना परिवर्तन आया ये हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये भी गलत बात है, लेकिन मान्यता है, मानना पड़ेगा भाई। इन लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है। अब चूंकि हम जो वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं उन लोग क्या कि हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि वेरिएबल फैक्टर या फिर परिवर्तनशील साधन की वजह से उत्पादन कितना बढ़ा है, कुल उत्पादन, है ना। लेकिन ऐसा एक्चुअल में संभव नहीं है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि भूमि तो हमारा स्थिर है या फिर फिक्स्ड फैक्टर है और हम वहां पर लेबर वन बाय वन इंक्रीज करते जाते हैं। क्या ये जरूरी है कि हमें ये पता चल जाए कि लेबर की वजह से केवल आउटपुट कितना हुआ? क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें केवल एक साधन की रिक्वायरमेंट या फिर एक साधन की आवश्यकता तो नहीं होती, हमें बहुत सारे साधन चाहिए होता है ना। चलिए, तो यहां पर केवल क्या है, एक साधन की वजह से कितना बढ़ा या फिर परिवर्तनशील साधन की वजह से उत्पादन कितना बढ़ा, इसको मापा जा सकता है, इस बात को मान लिया गया है। यहां पर देखिए पांचवी मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि तकनीकी ज्ञान का स्तर दिया है। ये तो आपको हमेशा से मैंने जिक्र किया कि जब भी हम लोग उत्पादन की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग जाएंगे तो सीधे तौर पर ये आपको हर एक बार देखने को मिलेगा कि तकनीकी ज्ञान का स्तर दिया हुआ है, अर्थात तकनीक में अब कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड रहेगी आपकी, ठीक है। क्योंकि अगर तकनीक में बदलाव हो जाता है ना तो उत्पादन का स्तर भी बदल जाता है, ठीक। अब आते हैं यहां पर देखिए टेबल और डायग्राम कैसे लेंगे आप। तो सबसे पहले एक लाइन लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक लाइन क्या लिखना है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को निम्न तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो तालिका और रेखा चित्र आपको कैसे लेना है आइए डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट लेना है ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। ये देखिए, अब हमारा टेबल जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा है स्थिर साधन। स्थिर साधन के तौर पर हम मान ले रहे हैं पूंजी, अब भूमि भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तनशील साधन की मात्रा रखा गया है। यहाँ पर परिवर्तनशील साधन किसको कह रहे हैं, लेबर को या फिर श्रम को। फिर यहाँ पर है कुल उत्पादन जिसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, आप शॉर्ट में इसको टीपी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, सीमांत उत्पादन जिसको आप शॉर्ट में एमपी बोल सकते हो, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, औसत उत्पादन जिसको आप यहाँ पर क्या कहोगे, एवरेज प्रोडक्ट या फिर एपी। तो टीपी, एमपी, एपी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सा चीज है ये तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्थिर साधन की मात्रा को हमने क्या रखा है, बिल्कुल स्थिर रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक बार हमने जो पूंजी रखा हुआ है वो एकक इकाई है, इसकी मात्रा कभी भी बढ़ाया नहीं गया है, हमेशा के लिए क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम फिक्स्ड फैक्टर को यहाँ पर मान रहे हैं पूंजी, फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या, पूंजी, स्थिर साधन का मतलब क्या, पूंजी, और ये हमेशा क्या है, एकक इकाई। लेकिन आप देखेंगे तो पहले एक इकाई पूंजी के साथ हम श्रम की मात्रा भी कितना रखे हुए हैं, एक, और हमारा कुल उत्पादन का स्तर कितना है, 2। अब ये मत कहना कि 1 और 1 होकर के 2 हुआ है, ऐसा नहीं, ये तो आउटपुट लेवल है।
तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना होगा 2, क्योंकि पहले 0 हो रहा था अब 2 हो रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 2 का ना। चलिए, तो एवरेज प्रोडक्ट भी आपका 2 ही निकलेगा। एवरेज कैसे निकलता है बाद में आपको बताएंगे, पहले आप इधर देख लो, नहीं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं सीधा, अच्छी बात यही होगी, है ना। इसको ही हटा करके लिख देते हैं ना, यहाँ पे फॉर्मूला के साथ आप लिख दोगे इसको ऐसे, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टीपी बाय एल। एल का मतलब श्रम की इकाई या फिर वेरिएबल फैक्टर आप इसको कह सकते हो, ठीक है, उसी से डिवाइड हमने किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, एक इकाई पूंजी और एक इकाई श्रम लगाने पर हमारा कुल उत्पादन है 2। अब एक इकाई पूंजी, पूंजी तो उतना ही रहेगा क्योंकि स्थिर साधन है, और यहाँ पर परिवर्तनशील साधन कौन सा है या फिर वेरिएबल फैक्टर कौन सा है, तो वेरिएबल फैक्टर हमारा श्रम है, जो कि पहले 1 इकाई लगा रहे थे, अब हमने 2 इकाई लगा दिया है। तो पहले जो है ना अनुपात कैसे था दोनों फैक्टर का, स्थिर यानी कि फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर, तो 1:1 का रेशियो था फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर का। अब क्या हो जा रहा है कि स्थिर और परिवर्तनशील साधन का अनुपात बदल रहा है, पहले 1:1 था, अब 1:2 हो जा रहा है, मतलब 1 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम लगाने पर कुल उत्पादन बढ़कर के कितना हो गया 5, जो कि पहले कितना था 2, बढ़ा कितना 3 इकाई, वही होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, कि टीपी में कितने का वृद्धि हुआ है। क्लियर ना। यहाँ पर देखिए, फिर से स्थिर साधन को हमने स्थिर रखा, परिवर्तनशील साधन की एक और एक्स्ट्रा हमने इकाई बढ़ा दिया है, यहाँ पर देखिए, इसकी वजह से कुल उत्पादन अब 5 से बढ़कर के कितना हो गया है 9। अब कितने का वृद्धि दिख रहा है यहाँ पर 4 का, तो वही कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर सीमांत उत्पाद। फिर से इसी तरीके से स्थिर साधन को स्थिर रखा, परिवर्तनशील साधन की मात्रा हमने बढ़ा दिया, 3 इकाई से हमने 4 इकाई कर दिया। यहाँ पर देखिए कुल उत्पादन कितना है 12, वृद्धि कितने का हुआ है, वृद्धि तो हुआ है बट 3 इकाई का, मात्र 3 इकाई। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि पहले जो है वो ना लगातार आपका टीपी, देखिए टीपी तो बढ़ रहा था लेकिन रेट भी ज्यादा था, 2 से 3, 3 से 4 हो गया था, मतलब स्पीड बहुत अच्छा था। अब फिर से रेट क्या हो गया, टीपी बढ़ तो जरूर आया लेकिन देखिए रेट घट गया, क्योंकि पहले रेट यानी कि स्पीड 4 था, अब 3, मात्र 3 इकाई बढ़ा है, पहले 4 इकाई बढ़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हमने स्थिर साधन को स्थिर रखा, परिवर्तनशील साधन की इकाई हमने बढ़ाया, कुल उत्पादन बढ़कर के हमारा हो गया 12 से 14। जैसे ही यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो कितना हो रहा है, तो 2 इकाई का वृद्धि हुआ है यहाँ पर, तो वही हमारा यहाँ पर आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि अब टीपी बढ़ जरूर रहा है लेकिन रेट देखिए कम हो गया है, रेट पहले 4 फिर 3 फिर 2 ऐसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्थिर साधन तो स्थिर है, परिवर्तनशील साधन की एक और एक्स्ट्रा इकाई हमने लगा दिया, तो क्या हुआ हमारा कुल उत्पादन बढ़ा, लेकिन कितना केवल बढ़ा 1 एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए अब हमने फिर से परिवर्तनशील साधन की एक और अतिरिक्त इकाई बढ़ा दिया, तो कुल उत्पादन हमारा स्थिर रह गया, यानी कि पहले भी 15 अभी भी 15, तो यानी कि कुल उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए कहेंगे शून्य वृद्धि हुआ है कुल उत्पादन में, ठीक है। अब देखिए आगे, स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की एक और अतिरिक्त इकाई अगर लगा दिया जाता है तो कुल उत्पादन अब 15 से घट करके 14 हो गया, यानी कि कुल उत्पादन भी घटता है, और यहाँ पर घटा स्वाभाविक चीज है। क्यों घटा, क्योंकि सीमांत उत्पाद आप देखेंगे तो नेगेटिव हो चुका है, यानी कि एक्स्ट्रा लेबर लगाने से, यहाँ पर देखिए पहले 7 लेबर था, अब हमने एक और एक्स्ट्रा लेबर लगा दिया ना, अब टोटल 8 लेबर काम कर रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ा नहीं बल्कि उत्पादन घट गया, क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आपको फायदा नहीं नुकसान हुआ है 1 इकाई का, समझ गए। अब एपी निकालने का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए ध्यान से, टीपी बाय एल लिखा गया है, तो एल हमारा ये है, ठीक है, और टीपी हमारा ये है, तो 2 को 1 से भाग दीजिए 2, 5 को 2 से भाग दीजिए 2.5, यहाँ पर देखिए 9 को 3 से भाग दीजिए 3 आ जाएगा, 12 को 4 से भाग दीजिए, समझ पा रहे हैं 3 आ गया। तो इसी तरीके से टोटल प्रोडक्ट को एल से डिवाइड कर करके हमने एपी प्राप्त कर लिया है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, इसको हमने हटा दिया। अब ध्यान दीजिए हुआ क्या है, सबसे पहली चीज इसको भी हटा देना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हुआ है, ये हमारा तो टीपी है, और टीपी में देखिए यहां से लेकर के आपका यहां तक
एक और इकाई ना, एक और इकाई आप कह सकते हो। यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ है, टीपी लगातार बढ़ते चला गया। देखिए 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 14, 15, यहाँ तक बढ़ा ना लगातार। तब तक देखिएगा एमपी क्या हुआ है, एमपी हमारा जो है अलग अलग स्थिति मिला हुआ है। पहले यहाँ से लेकर के आप देखेंगे 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, यहाँ तक क्या लग रहा है, सो बताइए कि एमपी ज्यादा है, बढ़ रहा है, नहीं कि एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब तक एमपी बढ़ रहा था तब तक यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो कि जो टीपी था उसका रेट अधिक है, यानी कि टीपी का रेट अधिक है। यहाँ पर कितना बढ़ा था, 3, यहाँ पर 4, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहां से आगे देखेंगे तो 4 के बाद 3 हो गया है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यहां से लेकर के यहां तक आपका टीपी, यहां पर देखिएगा अब टीपी 12 से हो गया 14, 14 से 15, टीपी फिर से बढ़ा है लेकिन रेट बढ़ने का कम हो गया है, ठीक। यहाँ पर एमपी घट रहा है, इसकी वजह से टीपी बढ़ तो जरूर है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रहा है। जैसे ही एमपी हमारा शून्य हो गया, एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर सीमांत उत्पाद क्या हो गया, शून्य, तो कुल उत्पाद देखेंगे कितना हो गया है, 15। और इस पूरे सीरीज में या फिर पूरे डेटा में 15 ही सबसे बड़ी संख्या है। इसलिए कहेंगे कि जिस वक्त सीमांत उत्पादन का मान शून्य हो जाता है, कुल उत्पादन हमारा जो है ना अधिकतम हो जाता है या फिर मैक्सिमम हो जाता है। इस चीज को जरूर कैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जैसे देखते हैं हम लोग कि सीमांत उत्पाद जो है ना घटते बढ़ते जैसे भी स्थिति में रहा, लेकिन बाद में नेगेटिव जब हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो कुल उत्पादन अब देखिए 15 से रह गया कितना, 14, यानी कि कुल उत्पादन क्या हुआ, घट गया। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमें फायदा नहीं हुआ बल्कि एक इकाई का नुकसान हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां से रिलेटेड बातें आगे हम लोग, है ना, क्या देखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं इसको हम। जो चीजें आपको टेबल में दिखा है ना, वही बात आप यहाँ पर डायग्राम में देख लो एक बार। डायग्राम कैसे तैयार होता है सर, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस एंड क्या, वाई एक्सिस, ये दोनों खींच लेना है, ठीक। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब चूंकि हम लोग वेरिएबल फैक्टर को कहाँ रखेंगे, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड है, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम वेरिएबल फैक्टर या फिर परिवर्तनशील साधन की मात्रा कहाँ रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमने क्या रखा है, तो आउटपुट को रखा है या फिर उत्पादन की मात्रा को रख दिए हैं, ठीक। अब हुआ क्या था, शुरुआत में आपने देखा कि टीपी जो है ना वो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ते गया। शुरुआत में तो रेट बहुत तेज था, उसके बाद रेट यहाँ पर देखिए कम होने लगा लेकिन बढ़ा और बस ये टॉप पर पहुंच चुका है। इस वक्त आप कहेंगे कि टीपी जो है ना, टीपी कह सकते हैं कि मैक्सिमम पर है, टीपी एट मैक्सिमम। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद टीपी हमारा घटने लगा। देखिए तो ये जो पॉइंट एच है इसी से दिखा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट या फिर पिक पॉइंट पर पहुंच चुका है टोटल प्रोडक्ट या फिर कुल उत्पादन। और इस पॉइंट के बाद हमारा कुल उत्पादन घटने लगता है। शुरुआत में देखिएगा क्या हो रहा है, कुल उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का भी रेट क्या है, शुरुआत में तेज है। यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक बढ़ा है टीपी जरूर, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ा है। और इधर टीपी फिर क्या हुआ है, घटने लगा है, टीपी फॉल होने लगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर टीपी बढ़ रहा था तो उस वक्त एमपी भी तो बढ़ रहा था आपका, और एमपी के बढ़ने की वजह से ही तो टीपी बढ़ रहा था। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा एमपी वाला लाइन है, तो एमपी इस जगह पर मैक्सिमम में है, इसके बाद इधर तो कभी नहीं गया ऊपर, उसके बाद फिर इधर देखिए घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। ये है हमारा एमपी। और क्या खास बात देखिए क्या है, जिस वक्त हमारा ना एमपी यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पर क्या है, तो एमपी यहाँ पर मैक्सिमम है, टीपी यहाँ पर मैक्सिमम था। तो यहाँ पर जब एमपी हमारा मैक्सिमम होता है उसके जस्ट सामने अगर आप टीपी वाले में जाएंगे, ऐसे कह दीजिए समझने के लिए, तो जब अब ऊपर की तरफ जाते हैं टीपी में तो वहां पर पाएंगे क्या,
हमारा जो पॉइंट है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, परिवर्तन का बिंदु, इसको हम एफ नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर जहां एमपी जो है ना बढ़ते बढ़ते एमपी मैक्सिमम हो चुका, उसी के जस्ट ऊपर क्या कहेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं परिवर्तन का बिंदु। क्या कहते हैं, परिवर्तन का बिंदु। अब ये जो स्थिति बन रहा है तीसरा, उसको समझिए। औसत उत्पाद भी शुरुआत में बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, लेकिन जब हमारा एमपी घटने लगा था ना, उस वक्त हमारा जो है अब एपी भी घटने लगा। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया गया है, एपी और एमपी यहाँ पर दोनों बराबर हैं। ये हमारा एमपी वाला लाइन है, ये देखिए एपी वाला लाइन है, तो दोनों ने यहाँ पर क्रॉस किया है, जिसको पॉइंट एस से डिनोट किया गया है। क्लियर। अब पॉइंट एस से ही हम लोग अगर टीपी की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ आने की, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है पॉइंट एस, ठीक है, उसके जस्ट सामने जाएंगे, या फिर यहाँ से सीधा नीचे की तरफ ले लीजिए एक्स एक्सिस में, और इसको फिर ऊपर की तरफ भी खींच दीजिए। तो यहाँ से आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के एन तक, ये आपका यहाँ से यहाँ क्या बना, स्टेज फर्स्ट, फर्स्ट स्टेज था ये आपका, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद एन से लेकर के एम तक, एन से लेकर के एम तक क्या हुआ, स्टेज 2, यानी कि सेकेंड स्टेज था, ठीक है। उसके बाद एम से लेकर के उधर बाकी जितना भी है ये कहलाएगा स्टेज 3। क्या होगा, स्टेज 3, यानी कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। सिर्फ दूसरी अवस्था आपने नहीं बताया, चलिए ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो पॉइंट ये है ना मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि एच बिंदु जिसको कह रहे हैं हम, इससे हम ऐसे खींच दिया हमने। क्यों क्यों खींचा, टीपी का ही मैक्सिमम था। जिस वक्त टीपी मैक्सिमम में होता है ना, उसी वक्त आप एमपी वाला लाइन को ध्यान दोगे, ये वाला लाइन, तो आपका देखिए एमपी फॉल होते होते इस पॉइंट पर आकर के क्या हो गया है, यहाँ पर एमपी जो है ना शून्य हो चुका होता है, और उसी वक्त टीपी मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और उसके बाद एमपी चूंकि नेगेटिव हो गया, इधर एमपी क्या हो गया, नेगेटिव, और इसी वजह से इधर इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, टीपी घटने लगा। इस पॉइंट कहने का मतलब ये पॉइंट, इसके बाद क्या हुआ, घटने लगा। क्यों, चूंकि एमपी इधर नेगेटिव हो रहा था, इसी वजह से टीपी घट रहा था, तो इसको कह दीजिए कि टीपी फॉल हो रहा है इधर। क्लियर हुआ। यहाँ पर टीपी क्या हो रहा था, टीपी इंक्रीज हो रहा था एट इंक्रीजिंग रेट, आप ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी टीपी इंक्रीज हो रहा था एट डिमिनिशिंग रेट, और इधर टीपी घटने लगा। यहाँ पर टीपी मैक्सिमम है, यहाँ पर एमपी मैक्सिमम है, यहाँ पर एपी और एमपी दोनों बराबर है। देखिए एपी और एमपी दोनों बराबर है इस पॉइंट पर। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों हो गया ना। अब बताइए कि अगर कोई विवेकशील उत्पादक है जो ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर अवस्था कौन सा हो जाएगा, तो ये वो सबसे बेहतर अवस्था को मानता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेज 2, यानी कि दूसरी अवस्था को वो सबसे बेहतर मानेगा। क्योंकि इस वक्त जो है ना दो चीजें हैं। पहली बात कि एक्स्ट्रा लेबर लगाने के साथ यहाँ पर सीमांत उत्पाद शून्य हो चुका है और कुल उत्पाद मैक्सिमम हो चुका है। तो हर एक इंसान जो उत्पादक के तौर पर है वो चाहेगा प्रोडक्शन मैक्सिमम कर लिया जाए, कुल उत्पादन अधिकतम हो जाए। तो कुल उत्पादन तो अधिकतम हो गया, सही बात है। तो इस जगह पर से लेकर के ये यानी कि पूरा का पूरा कह लीजिए अवस्था दूसरी जो बन रहा है, वहीं पर एक विवेकशील उत्पादक के लिए बेहतर अवस्था मानी जाती है। चलिए अब हम लोग इसमें देखें कि किस तरीके से टेबल में और डायग्राम में आपको सारी चीजें दिखा, बस उसी बात को एक्सप्लेन कर देना है। लाइन बाय लाइन इन चीजों को हम पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। कह रहे हैं कि उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन को अधिक से अधिक लगाते हैं काम पर, तो वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात बदलते जाता है। क्लियर है, ये बात तो पहले भी मैंने कहा। अब क्या कह रहे हैं कि उत्पादन के साधनों के है ना अनुपात में परिवर्तन के कारण शुरुआत में कुल उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ती है और अंत में घटते हुए दर से बढ़ती है। यानी कि कुल उत्पादन शुरुआत में तेज रफ्तार से बढ़ता है और बाद में धीमी रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन बढ़ता जरूर है। चलिए, और लास्ट में क्या हुआ था, टीपी
घटने भी लगा था, है ना, क्योंकि सीमांत उत्पादन उस वक्त ऋणात्मक हो गया था। चलिए थोड़ा सा अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं रेखा चित्र में क्या दिख रहा था। रेखा चित्र की मदद से आप क्या क्या समझ पाए, यहां पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि चित्र में एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा, ठीक है, वाई अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दिखलाया गया है। पहला लाइन क्लियर है कि एक्स एक्सिस पर क्या था, श्रम की इकाई या फिर वेरिएबल फैक्टर या फिर परिवर्तनशील साधन की मात्रा, और वाई एक्सिस पर क्या है, उत्पादन की मात्रा को दिखलाया गया है। टीपी जिसको हम कहते हैं कुल उत्पाद वक्र, तो टीपी हमारा क्या है, कुल उत्पाद वक्र है। एपी क्या है, औसत उत्पाद वक्र है। और एमपी क्या है, सीमांत उत्पाद वक्र है। चित्र में जो है ना कुल उत्पाद वक्र जिसको आप टीपी कह सकते हैं, उसके बिंदु एफ को अगर देखेंगे तो एफ बिंदु को क्या बोला गया है, परिवर्तन का बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ये जो पॉइंट है ना एफ, इसी को बोला गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी वक्र पर अगर आप ध्यान देंगे, यानी कि जो टीपी है उसी वक्र पर ध्यान देंगे तो पॉइंट एच भी बना हुआ था जो कि टॉप पर था सबसे, है ना। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अधिकतम कुल उत्पाद बोलेंगे। इसको अधिकतम कुल उत्पाद को दिखाता है कि टीपी मैक्सिमम हो चुका है। बिंदु एस पर आप ध्यान दिए होंगे तो एस बिंदु पर जो सीमांत उत्पाद वक्र है और औसत उत्पाद वक्र है वो दोनों इक्वल हो जा रहा था, दोनों बराबर हो जा रहा था, दोनों एक दूसरे को वहां पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, और उसी बिंदु को हम यहाँ पर पॉइंट एस नाम दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो सीमांत उत्पाद वक्र, औसत उत्पाद वक्र, दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करती है, एस बिंदु पर। आगे देखिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि बिंदु एस पर औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का मान क्या हो जाता है, दोनों का मान बराबर हो जाता है। क्योंकि दो रेखाएं जहां परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, दोनों के वैल्यू वहां पर इक्वल होते हैं। चलिए ये हम लोग मैथमेटिक्स के अनुसार जानते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, हमें और किन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो अवस्थाओं के बारे में बता देना चाहिए कि कौन कौन सी अवस्था में नजर आया। सो यहाँ पर थोड़ा सा चलिए क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि उपरोक्त तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से हम 3 अवस्थाएं प्राप्त करते हैं। 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिला। पहली अवस्था क्या था, पहली अवस्था ध्यान देंगे तो इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन अधिकतम प्राप्त होती है। सीमांत उत्पाद अधिकतम प्राप्त होती है या अधिक प्राप्त होती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ती है, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। चित्र में भी वही चीज चूंकि दिख रहा है तो फिर से बताना है आपको। अर्थात इस अवस्था में सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन एवं औसत उत्पादन तीनों क्या होता है, तीनों बढ़ रहा होता है। पहली अवस्था में टीपी, एमपी, एपी सब बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर आते हैं दूसरी अवस्था में। अब दूसरी अवस्था में क्या दिख रहा था भाई, इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई, दूसरी अवस्था में क्या हो रहा था, परिवर्तनशील साधन की जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट लगाते जा रहे थे ना, तो यहां पर उसके प्रयोग से सीमांत उत्पादन कम प्राप्त होती है। सीमांत उत्पादन कम हो रहा है, कुल उत्पादन नहीं, कुल उत्पादन तो बढ़ रहा था। कह रहे हैं कि जिससे कुल उत्पादन घटते हुए दर से बढ़ती है। कुल उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए दर से। अर्थात इस अवस्था में सीमांत उत्पादन घटती है एवं कुल उत्पादन बढ़ते जाता है, परंतु औसत उत्पादन पर अगर ध्यान देंगे तो औसत उत्पादन आपका क्या होता है, घटता है। क्लियर हुआ। चलिए तो ये हो गया दूसरी अवस्था। अब बात करते हैं हम तीसरी अवस्था की। देखिए ये सब जो लाइन लिखा गया है ना, आपको रट्टा नहीं मारना होता है, बस आप टेबल से ही सारी चीजें और डायग्राम से ही चीजें क्लियर करते हैं। तो टेबल और डायग्राम को एक बार आप दोहरा करके जरूर खुद से अभ्यास करिए। यहाँ पर देखिए, परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई, अब क्या कह रहे हैं कि तीसरी अवस्था में हम फिर से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं या फिर परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं, तो इसके प्रयोग से सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सीमांत उत्पादन चूंकि नेगेटिव हो रहा है ना,
तो जिससे हमारा कुल उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा, टीपी हमारा डिक्लाइन करेगा, है ना। परंतु औसत उत्पाद क्या होता है, धनात्मक। तो ध्यान रखिएगा, टीपी और एपी कभी नेगेटिव नहीं होता। टीपी और एपी यानी कि कुल उत्पाद और औसत उत्पाद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो सकता है। चलिए, अब जो यहाँ पर तीनों अवस्था आपने देखा, उसी चीज को बस हम लोग टू दी पॉइंट लिख देंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या आपने देखा, पहली अवस्था के अंदर ये चीजें दिख रहा था कि जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है, एमपी जब तक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तब तक कुल उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, स्वाभाविक सी चीज है। आगे सेकेंड वाला देखिए, कह रहे हैं कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तो उस वक्त सीमांत उत्पादन का मान क्या था, शून्य ना। तो उस वक्त आप कह लीजिए कि सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट आप यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, जब हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है ना, तो उस वक्त हमारा जो टीपी है या फिर कुल उत्पादन है वो भी घटने लगता है। समझ आ गया। तो ये ही सारे पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, हमने सबसे आखिरी बात क्या लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, एक बार एक लाइन मात्र देख लीजिए। कह रहे हैं कि अगर हम एक विवेकशील उत्पादक की बात कर लें, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर लें जो कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट गेन करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होगी। तो कह रहे हैं कि एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के दूसरे स्थान पर बना रहना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि इसी वक्त तो उसको टोटल प्रोडक्शन या फिर कुल उत्पाद अधिकतम मिल रहा था। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में रखेंगे तो इतना ही, लेकिन जाते जाते एक इंफॉर्मेशन आपके लिए हम देते जाएंगे कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने एमडीसी के लिए क्लासेस किया हुआ है इकोनॉमिक्स का, है ना, क्योंकि सेम 1, 2 और 3 सभी सेमेस्टर के लिए कॉमन पेपर होता है ये। तो अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी चीजें यहाँ पर आपको करवाई जाती है, लेक्चर डिलीवर किया जाता है, उसी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ करके। सो दोनों का लिंक, टेलीग्राम का भी और आपके व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और कई सारे टीचर्स जो है ना जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर में काम कर रहे हैं, कई सारी वीडियो अपडेट आपको दिया जा चुका है। अगर आपकी जो है ना सब्जेक्ट से संबंधित है तब तो ठीक है, आप खुद ही फायदा उठाइए, बाकी दोस्तों को भी बताइए। अगर आप देख पाते हैं कि किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो है बहुत सारी वीडियो अपडेट है, तो इसके लिए भी आप फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो है ना सब्जेक्ट्स की जो लेक्चर्स हैं वो 1 बाय 1 डिलीवर किए जा रहे हैं अलग अलग टीचर्स के द्वारा। और हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप लोगों का इस चैनल के ऊपर सपोर्ट बने, उतना ही मज़ा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है नए नए लेक्चर को ले पाने में। ठीक है, तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।